नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से बीएससी की फिजिक्स, बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और आप सभी को पता है अपने ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं और ऊष्मागतिकी के अंदर अपने प्रक्रमों के बारे में पढ़ रहे थे। दो प्रक्रम मैंने आपको बताए थे, एक तो था उत्क्रमणीय और दूसरा जो प्रक्रम था वो था अनुत्क्रमणीय। तो अपने पढ़ रहे थे उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। ठीक है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। तो अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे और उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जैसे ए और बी। देखो कुछ एक बातें फिर से बता देता हूँ, आपके थोड़ा दोबारा समझ में आ जाएगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है कि यदि अपने ए से बी की ओर जाए और अगर अपने फिर से क्या करें बी से ए की ओर जाए, यानी अपने ए से बी की ओर जाए और बी से ए की ओर फिर से आए, तो निकाय यदि प्रत्येक अवस्था में उसी स्तर से होकर के गुजरे जिस स्तर से वह प्रत्येक अवस्था में होकर के गुजरा था, तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और इसे अपने सिद्ध किया था आंतरिक ऊर्जा के साथ में, यानी अपने सिद्ध कर दिया था कि U डैश ए जो है वो UA के इक्वल है, जिससे अपने को पता चल गया था कि ये किस प्रकार का प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। आपको ये भी बता देता हूँ कि इसी के साथ में क्यों सोल्व किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने जब भी फर्स्ट नियम लिखते हैं तो अपने लिखते हैं कि डेल क्यू इक्वल DU प्लस डेल W, ऐसा अपने लिखते हैं कि अपने जो ऊर्जा दे रहे हैं वो दो जगह खर्च होती है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के और दूसरी ऊर्जा खर्च होती है कार्य के लिए। तो आपको पता है कि ये जो दो टर्म आपने लिखी है डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, यानी आप लोग जो लिखते हो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, ये टर्म जो है वो किस पर डिपेंड करती है? पथ पर डिपेंड करती है। जैसे आप लोग ए से बी की ओर गए, आपने W1 कार्य किया और आप लोग जब यहाँ पहुँचोगे तो आप लोग W सेकेंड कार्य यहाँ करोगे और कुल कार्य दोनों को जोड़ करके या जिस भी तरीके से अपने ज्ञात करते हैं कुल कार्य अपने ज्ञात कर लेते हैं और टोटल कार्य यहाँ से अपने ज्ञात हो जाता है। पर यही बात किसके साथ में अप्लाई होती है? यही बात आपकी ऊष्मा के साथ में अप्लाई होती है कि ऊष्मा भी किस पर डिपेंड करती है? पथ पर डिपेंड करती है। परंतु इन तीनों के अंदर एक राशि ऐसी भी है जो आपकी सिर्फ किस पर निर्भर करती है? अवस्था पर निर्भर करती है। वो राशि कौन सी है? वो राशि है आपकी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ पथ पर डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो और घूम करके जहाँ आपको जाना है वहाँ जाकर के फिर से अगर आप ए पर अपने प्रक्रम को पहुँचा देते हो, तो जैसे ही आपका प्रक्रम फिर से ए पर पहुँचेगा तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो फिर से उतनी होगी जितनी पहले थी, यानी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा? परिवर्तन आएगा 0। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यही अपने काम इसके अंदर किया था कि अपने क्या किया था, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा UA मान ली और यहाँ पर अपने UB मान ली। ठीक है, यहाँ आंतरिक ऊर्जा UA थी और ये क्या थी? UB थी। तो आपको पता है कि अगर आप फिर से B से A की ओर अगर पहुँच जाते हो, अगर B से A की ओर आप लोग पहुँच जाओ तो प्रक्रम कौन सा होगा? उत्क्रमणीय होगा। पर आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा कि अगर ये आंतरिक ऊर्जा आप लोग फिर से ज्ञात करो और ये कितनी आ जाती है, यानी आप B से A की ओर जाओ और आंतरिक ऊर्जा अगर कितनी आ जाए? UA आ जाए, तो UA पहले थी, UAE अब है। इसका मतलब प्रक्रम क्या है? उत्क्रमणीय। क्यों? क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब आप लोगों ने जहाँ से चलना शुरू किया था फिर से उसी जगह पर पहुँच रहे हो, ये तभी संभव है। यानी आंतरिक ऊर्जा का मान पथ पर डिपेंड नहीं करता, अवस्था पर करता है। तो यहाँ पहले से UA था, अब भी कितना होना चाहिए? UA होना चाहिए। इसलिए अपने वहाँ क्या लिया था? UA डैश लिया था और अपने सिद्ध कर दिया था कि UA डैश जो वो इक्वल है किसके? UA के। तो ये अपना जो प्रक्रम था कौन सा था? उत्क्रमणीय प्रक्रम था। अपने एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे इसके अंदर कि कौन कौन से प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय हो सकते हैं। देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि अपने क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। अपने एक सिलेंडर लिया इस प्रकार से और इसके अंदर अपने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन जो है वो बिल्कुल घर्षण रहित प्रकार का पिस्टन है। ये अपने इसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया और ये पूर्णतः क्या है, सिलेंडर जो आपका सुचालक है। यानी जो आपने सिलेंडर लिया है, ये सिलेंडर की जो दीवारें हैं ये पूर्ण रूप से क्या है, सुचालक है। ठीक है, सुचालक आपने सिलेंडर लिया है और इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया है, आदर्श गैस भर दी है। यहाँ आपने क्या कर दिया है, आदर्श गैस इसके अंदर भर दिए। अब देखो, अगर आप लोग क्या करो, इस पिस्टन को प्रसारित करवाओ, यानी इसको बाहर की ओर खींचो, यानी गैस को अगर क्या किया जाए, प्रसारित
किया जाए तो आपको पता है कि अगर गैस को प्रसारित करोगे तो इसके ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। ताप क्या होगा, यहाँ पर ताप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ताप कम होगा यहाँ पर। आपको पता है कि ये किस प्रकार की दीवारें हैं, इसकी सुचालक दीवारें, इसकी सभी सतह सुचालक है। तो बाहर जो परिवेश है वो परिवेश क्या कर देगा, इसको इतनी ऊष्मा फिर से दे देगा जितनी ऊष्मा इसने क्या की है, खर्च कर दी है। यानी इसका ताप क्या हो जाएगा, फिर से समान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लोग इसे क्या करो, संपीड़ित करो, यानी इसको संपीड़ित अगर करवाया जाएगा तो इसके ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जितना ताप इसने परिवेश से लिया है उतना ताप ये क्या कर देगा, बाहर की ओर निकाल देगा और फिर से क्या बन जाएगा, ये समताप बन जाएगा। यानी इस प्रकार का जो समतापी प्रक्रम है, इस प्रकार का जो समतापी प्रक्रम है, इसी को अपने क्या कहेंगे, इसी प्रक्रम को अपने उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाएगा। ठीक है, तो यह प्रक्रम जो है किस प्रकार का प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो आप लोग फर्स्ट क्या याद रखो, आप लोग फर्स्ट क्या याद रखोगे, आप लोग याद रखोगे कि जो समतापी प्रक्रम होता है वो समतापी प्रक्रम किस प्रकार का प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। दूसरा इसके अंदर अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो दूसरा देखो, दूसरा आप लोग कौन सा प्रक्रम ले सकते हो, रुद्धोष्म प्रक्रम ले सकते हो। यानी ये जो दीवारें इसकी आप लोगों ने सुचालक ली थी, अब की बार ये दीवारें कैसी लेनी है, आपको कुचालक लेनी है। ठीक है, अगर ये दीवारें किस प्रकार की हो, कुचालक हो, तो अगर ये कुचालक होगी तो न तो बाहर से ये ऊष्मा लेगा, न बाहर ऊष्मा दे सकेगा। तो आपको क्या करवाना है, सबसे पहले ये जो है पिस्टन है इसे बाहर की ओर जाएगा ये, तो गैस क्या होगी, प्रसारित होगी। प्रसारित होगी तो इसके ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। प्रक्रम बिल्कुल धीमी गति से होना चाहिए, ये इसकी स्पेशल शर्त है, जरूर याद रखना। प्रक्रम की गति जो है वो क्या होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। प्रक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, बिल्कुल धीमी गति का होना चाहिए। तो आपको क्या बोलना है यहाँ कि जैसे ही ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा इसके ताप में क्या आएगी, कमी आएगी, और जैसे ही ये पिस्टन अंदर की ओर आएगा इसके ताप में फिर से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा वो प्रक्रम क्या होगा, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि समतापी प्रक्रम जो है वो किस प्रकार का प्रक्रम होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। तो एक तो आप लोग बोलोगे समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम किस प्रकार का प्रक्रम होगा, समतापी प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। और दूसरा आप लोगों को बोलना है कि धीमी गति से किया गया, धीमी गति से किया गया रुद्धोष्म प्रक्रम या धीमी गति का रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो किस प्रकार का प्रक्रम होगा, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, एक तो धीमी गति से किया गया रुद्धोष्म प्रक्रम और दूसरा समतापी प्रक्रम जो है किस प्रकार के प्रक्रमों के उदाहरण है, ये सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों के उदाहरण हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रमों के उदाहरण है। अब कुछ एक बातें आती है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो एक दो इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी है। एक तो ये पहली शर्त इसकी यही होती है कि प्रक्रम जो है वो किस गति से होने चाहिए, प्रक्रम जो है वो बिल्कुल धीमी गति से होने चाहिए। ठीक है, प्रक्रम जो है वो किस गति से होने चाहिए, बिल्कुल धीमी गति से होने चाहिए। दूसरा, अपने यहाँ जो आप लोग पदार्थ ले रहे हो, क्रियाकारी जो आप लोग पदार्थ ले रहे हो, इनके ताप में और दाब में, इनका ताप और दाब जो है, इनका ताप और दाब जो है वो परिवेश जो है, जो बाहर की साइड जो है उस परिवेश के ताप और दाब से ज़्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर परिवेश से ताप और दाब ज़्यादा भिन्न हुआ तो उस जगह ऊर्जा की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जो आपके पास में कार्यकारी पदार्थ है, जो भी आप लोग ले रहे हो, जैसे आदर्श गैस वगैरह ले रहे हो, इनका ताप और दाब बाहर के ताप और दाब से ज़्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो आ जाती है कि जो चालन ऊष्मा संचरण की विधि है, चालन, संवन और विकिरण, इसके अलावा श्यानता, इसके अलावा घर्षण, कर्षण आदि, इन सभी के कारण ऊर्जा की हानि
नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा या ऊष्मा की हानि जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास में उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए 3 शर्तें आपको याद रखनी है। एक तो प्रक्रम जो है वो बिल्कुल धीमी गति से होना चाहिए, यानी धीमी गति के जो प्रक्रम होते हैं वो लगभग क्या मान सकते हो आप, उत्क्रमणीय प्रक्रम मान सकते हो। एक, ताप और दाब जो है वो परिवेश के ताप और दाब से ज़्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा, चालन, संवहन, विकिरण, श्यानता, घर्षण आदि की वजह से ऊर्जा की हानि जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका प्रक्रम रहता है, किस प्रकार का प्रक्रम रहता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम रहता है। अब अपने नेक्स्ट जो आपके प्रक्रम आता है वो आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में, तो ये सारी बातें आप लोग जरूर याद इसके अंदर रख लेना। अब अपना आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इनसे जो उल्टा प्रक्रम होगा वो कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। आपने जो उत्क्रमणीय में पढ़ा है, इनसे जो उल्टा होगा वो किस प्रकार का प्रक्रम होगा, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। नेक्स्ट अपने आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है कि कैलकुलेशन वगैरह से आए, ये ऐसे उठ करके आ जाते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, समझाइए। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अभी जो अपने पढ़े हैं उन सबसे उल्टे होंगे। यानी अगर आप लोग अवस्था ए से बी तक जाओ और फिर से आप लोग क्या करो, विपरीत दिशा में प्रक्रम को चलाओ। यानी आप प्रत्यक्ष दिशा में एक प्रक्रम को करते हो और विपरीत दिशा में उसी प्रक्रम को करते हो, आपको फिर से प्रत्यक्ष स्तर पर वो अवस्था प्राप्त ना हो जो आपकी प्रत्यक्ष प्रक्रम में हुई थी। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो कैसा प्रक्रम होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। या आप लोग बोल सकते हो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम तो वो होता है जो दोनों दिशाओं में चलता है, इधर भी चलेगा और बाद में उधर भी चलेगा। परंतु उत्क्रमणीय, ये जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है ये सिर्फ इधर चलेगा, विपरीत दिशा में ये प्रक्रम नहीं चलेगा। तो जो प्रक्रम विपरीत दिशा में नहीं चलते हैं, किस प्रकार के प्रक्रम होंगे, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो दोनों दिशाओं में चलते हैं वो कौन से प्रक्रम होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम वो सभी प्रक्रम होते हैं जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा की हानि हो। यानी जहाँ पर भी घर्षण की वजह से या श्यानता की वजह से, या आप लोग बोल सकते हो अभी जो आपने बात की है चालन, संवहन, इन सब की वजह से, या विकिरण भी लिख देता हूँ, इन सब की वजह से जहाँ जहाँ ऊर्जा की हानि होती है वो सभी प्रक्रम वो सभी प्रक्रम कौन से होते हैं, वो सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात थी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर अपने वास्तव में बात करें या वास्तविक जीवन की बात करें तो सभी प्रक्रम, जितने भी सामान्य जीवन प्रक्रम हम लोग देखते हैं या जो प्रक्रम अपने करते हैं, वो सभी के सभी प्रक्रम किस प्रकार के होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, तो अपने ये एक जनरल बात आ गई कि अपने जितने भी प्रक्रम देखते हैं वो सभी प्रक्रम वास्तव में किस प्रकार के प्रक्रम होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। व्यवहारिक जीवन में कोई भी प्रक्रम ऐसा नहीं है जो किस प्रकार का प्रक्रम हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो। ठीक है, अपने सूक्ष्मता क्या मान सकते हैं प्रक्रमों को, अपने सूक्ष्मता अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को क्या मान लेते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरल बात है कि अपने वास्तव में ऐसे प्रक्रम देखते ही नहीं है जो किस प्रकार के हो, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो। अपने सभी प्रक्रम कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। सूक्ष्मता अपने प्रक्रमों को क्या मान लेते हैं, सूक्ष्मता अपने प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब अपने नया टॉपिक शुरू होता है और अपना टॉपिक है ऊष्मा इंजन। ठीक है, तो देखिए अब अपना नया टॉपिक है ऊष्मा इंजन। यहाँ से आपके एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसके आने के चांस ज़्यादा है। तो अपना टॉपिक है ऊष्मा इंजन। यहाँ से अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वो 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है, परंतु ये जरूर ध्यान रखना कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कार्नो इंजन के बारे में आता है। कार्नो इंजन इससे अगला इंजन आएगा जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे। आपको पता है कार्नो इंजन का नाम आप लोग सुन चुके हो, कारनोट या कार्नो इंजन जिसे बोलते हो, ऐसा इंजन जिसकी दक्षता क्या हो, 100% हो। कौन सा इंजन होता है वो,
कार्नो इंजन होता है। तो इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो और अपने फिर से पढ़ेंगे इसे। देखो अपनी बात कर रहे हैं ऊष्मा इंजन की। तो ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन होता है, ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो ऊष्मा को किस में बदल देता है? ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदल दे। एक ऐसा इंजन जो ऊष्मा को किस में बदल दे? यांत्रिक कार्य में बदल दे, क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। तो ऊष्मा इंजन अपने पास में क्या होगा? एक ऐसा इंजन जो ऊष्मा को किस में बदल दे? यांत्रिक कार्य में बदल दे, क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो इंजन होता है इसके अंदर क्या होता है? एक ऊष्मा स्रोत होता है। इस प्रकार के इंजन में क्या होता है? एक ऊष्मा स्रोत होता है जो क्या करता है? इंजन को ऊष्मा देने का काम करता है। तो ये जो इंजन है वो ऊष्मा स्रोत से क्या करता है? ऊष्मा को प्राप्त करता है। और ये जो ऊष्मा है ये किसे देता है? ये कार्यकारी पदार्थ को क्या करता है? ऊष्मा देता है। कार्यकारी पदार्थ को क्या करता है? ये ऊष्मा देता है। और कार्यकारी पदार्थ जो है वो क्या करता है? इस ऊष्मा को ग्रहण करके जो मशीन होती है उसको क्या करता है? ऊर्जा को आगे स्थानांतरित कर देता है। और वो मशीन आगे जाकर के क्या करती है? अपने को यांत्रिक कार्य जो है वो प्रदान करती है। आपको पता है जनरल लाइन में आप लोग देखते हो एक इंजन होता है, इंजन के अंदर अपने क्या करते हैं? ईंधन वगैरह डालते हैं, उसके अंदर स्रोत होता है, वो जो अपने ईंधन अपने डाला है वो कहाँ जाता है? वो कार्यकारी पदार्थ की ओर जाता है और वहाँ से अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा इंजन किसे दे देता है? वो ऊर्जा इंजन जो है वो मशीन को दे देता है। मशीन वो ऊर्जा लेकर के क्या करती है? अपने को यांत्रिक कार्य जो वो प्रदान करती है। यानी यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होता है? यांत्रिक कार्य प्राप्त होता है। और पीछे जो पार्ट बच जाता है वो कहाँ चला जाता है? पीछे बचा हुआ पार्ट चला जाता है सिंक में। और सिंक क्या होता है? जो अनुपयोगी जो अपनी ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, उन सब को क्या करता है? सिंक ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है? एक ऊष्मा इंजन होता है। ठीक है, ऊष्मा इंजन क्या होता है? ये वह इंजन होता है जो ऊष्मा को किस में बदल सकता है? यांत्रिक कार्य में बदल सकता है। अब देखो आगे, जो ऊष्मा इंजन है इसके अंदर आवश्यक रूप से 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन के अंदर कितने भाग होते हैं? ऊष्मा इंजन में 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है ऊष्मा स्रोत, और दूसरा भाग होता है कार्यकारी पदार्थ तथा कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था भी लिख देना। कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है ऊष्मा सिंक। तो ऊष्मा इंजन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। देखो कार्नो इंजन अपने आगे पढ़ेंगे। कार्नो इंजन के अंदर 4 पार्ट होते हैं। चौथा पार्ट जो है स्टैंड भी इसके साथ में आ जाता है। परंतु जो साधारण ऊष्मा इंजन होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ऊष्मा स्रोत, और दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा जो होता है वो होता है ऊष्मा सिंक। ठीक है, तो यहाँ 3 क्या है? इस ऊष्मा इंजन के पार्ट है। इतना समझ में आया? अब देखो अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ऊष्मा स्रोत की। सबसे पहला अपने इसके अंदर आ जाता है ऊष्मा स्रोत। ये क्या होता है? ये अपने पास में ऊष्मा का एक स्रोत होता है। ये क्या होता है? ऊष्मा का एक स्रोत होता है जिससे अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका ताप अपने कितना लेते हैं? इसका ताप अपने T1 केल्विन लेते हैं। और इसका ताप क्या होता है? काफ़ी उच्च ताप होता है। इसका ताप क्या होता है? काफ़ी उच्च ताप होता है। अगर इसकी ऊष्माधारिता की बात की जाए, अगर इसकी ऊष्माधारिता की बात की जाए तो इसकी ऊष्माधारिता जो है वो कितनी होती है? अनंत होती है। यानी ऊष्मा धारण करने की इसकी जो क्षमता है वो कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत ऊष्माधारिता होने का मतलब क्या है? यहाँ आपको देखना है कि जो अनंत ऊष्माधारिता हम लोगों ने लिखी है उस अनंत ऊष्माधारिता होने का मतलब क्या है? तो अनंत ऊष्माधारिता होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग क्या करते हो? स्रोत से ऊष्मा लेते हो। अगर आप लोग क्या करते हो? स्रोत से ऊष्मा ले लेते हो तो आप जितनी मर्जी स्रोत से ऊष्मा ले लो, इसके ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी अनंत ऊष्माधारिता होने का मतलब हुआ कि जितनी मर्जी आप लोग इससे क्या कर लो? ऊष्मा
प्राप्त कर लो, इसके ताप में या इसकी ऊष्मा के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी इसकी ऊष्माधारिता जो है ऊष्मा स्रोत की कितनी होती है, अनंत होती है। अनंत ऊष्माधारिता होने का क्या मतलब है, अनंत ऊष्माधारिता होने का मतलब है कि ये जो स्रोत है इससे जितनी मर्जी आप लोग ऊष्मा ले लो, इसके ताप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये मतलब है इसकी ऊष्माधारिता अनंत होने का। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ऊष्मा स्रोत का क्या मतलब है, यह ऊष्मा का एक स्रोत होता है जो क्या करता है, जो अपना इंजन है, जो अपना कार्यकारी पदार्थ है, जो यांत्रिक व्यवस्था है, उसको क्या करेगा, ये ऊष्मा देने का कार्य करेगा। इसका ताप कितना होता है, इसका ताप काफ़ी उच्च होता है, जिसे अपने T1 केल्विन से लिखते हैं। इसकी ऊष्माधारिता कितनी है, इसकी ऊष्माधारिता जो है वो अनंत मानी जाती है, यानी अनंत ऊष्माधारिता का क्या होता है, ये एक ऊष्मा स्रोत होता है जिसका ताप जो है वो T1 केल्विन होता है और इसका ताप क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। और इससे आप जितनी मर्जी ऊष्मा ले लो, इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। तो ये आपके पास में क्या है, ऊष्मा स्रोत है। ठीक है, आगे देखो, आगे दूसरा आपके पास में है कार्यकारी पदार्थ तथा कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। यांत्रिक व्यवस्था, देखो कार्यकारी पदार्थ या यांत्रिक व्यवस्था के रूप में आपके पास में क्या आता है कि जो आपके पास में ऊष्मा स्रोत है, वो ऊष्मा किसे दे रहा है, वो ऊष्मा जिसे दे रहा है वो ऊष्मा जा रही है कार्यकारी पदार्थ को, और जो कहाँ पर स्थित है, जो अपने यांत्रिक व्यवस्था लिए उसके अंदर वो स्थित है। और यांत्रिक व्यवस्था के रूप में अपने पास में क्या होता है, यांत्रिक व्यवस्था के रूप में अपने पास में एक खोखला सिलेंडर होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारे पास में एक खोखला सिलेंडर होता है जो अंदर से खाली होता है, और उसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, कार्यकारी पदार्थ जो है उसे भर देते हैं। और कार्यकारी पदार्थ के अंदर जो है वो आदर्श रूप में क्या भरा जाता है, आदर्श रूप में इसमें आदर्श गैस भरी जाती है। ठीक है, जो कार्यकारी पदार्थ है, जो अपनी यांत्रिक व्यवस्था है, और यांत्रिक व्यवस्था के रूप में आपके पास में क्या है, एक खोखला सिलेंडर है। यानी यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारे पास में एक खोखला सिलेंडर है जिसके अंदर अपने क्या कर रखा है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस को भर रखा है। और व्यवहारिक रूप में इसके अंदर जो सामान्य वायु या जो गैस अपने बोलते हैं जिसे, वो सामान्य वायु या गैस जो है वो सामान्य रूप में इसमें भरी जाती है। ठीक है, आदर्श रूप में तो अपने इसके अंदर क्या भरेंगे, आदर्श गैस को ही भर देंगे, और सामान्य रूप में अपने इसके अंदर क्या भर देते हैं, वायु या गैस को इसके अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, और ये आपका सेकंड पार्ट आ जाता है कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको ये जरूर याद रखना है, आपको याद रखना है इसमें कि हमारे पास में यांत्रिक व्यवस्था के रूप में एक सिलेंडर होता है जो ऊष्मा स्रोत से क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में उसमें आदर्श गैस, और व्यवहारिक रूप में उसके अंदर क्या भरा जाता है, वायु या गैस को भरा जाता है, जो अपने इंजन जो है उसको क्या प्रदान करता है, यांत्रिक कार्य जो वो प्रदान करता है। तो ये सेकंड पार्ट इसका आपके पास में आ जाता है, कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। तीसरा देखो, तीसरा इसके अंदर आपके पास में है वो है ऊष्मा सिंक। तीसरा क्या है आपके पास में, तीसरा है ऊष्मा सिंक। देखो ये क्या है, ऊष्मा सिंक। ऊष्मा सिंक जो है ये भी आपके पास में क्या है, एक ऊष्मा का भंडार है। इसका ताप भी उच्च होता है, परंतु इसका ताप जो है वो ऊष्मा स्रोत की तुलना में क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसलिए आप लोग बोल सकते हो ये निम्न ताप का क्या होता है, आपके पास में ऊष्मा सिंक होता है। ध्यान रखना, इसका ताप भी ज़्यादा होता है, परंतु ऊष्मा स्रोत की तुलना में इसका ताप क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसलिए आप लोग इसे निम्न ताप का सिंक बोल सकते हो। और इसकी ऊष्माधारिता की अगर बात की जाए तो इसकी ऊष्माधारिता भी कितनी होती है, अनंत होती है। ऊष्माधारिता, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, ताप जो भी लिखो अनंत किसको लिखना है, अनंत लिखना है ऊष्माधारिता को। ठीक है, जो ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है, ऊष्माधारिता जो है वो अनंत है, न कि ताप अनंत है। आई बात समझ में, ताप का मान तो उच्च और कम है। ठीक है, ऊष्माधारिता का मान कितना है आपके पास में, ऊष्माधारिता का मान आपके पास में यहाँ पर अनंत है। अनंत ऊष्माधारिता का क्या है, ये आपके पास में ऊष्मा का एक भंडार है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि ऊष्माधारिता जो है वो अनंत है, न कि ताप अनंत है।
तो ऊष्माधारिता अनंत है। ताप तो एक तो आपके पास में T1 केल्विन था जो ऊष्मा स्रोत का था, और एक आपके पास में ताप जो है वो T2 केल्विन है। T1 केल्विन जो है वो आपके पास में ऊष्मा स्रोत का ताप है, और ये T2 केल्विन जो है ऊष्मा सिंक का ताप है। ठीक है, ऊष्मा स्रोत का ताप काफ़ी उच्च रखा जाता है, और ऊष्मा सिंक जो है इसका ताप जो है वो स्रोत की तुलना में अपेक्षाकृत क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। स्रोत की तुलना में, ध्यान रखना, स्रोत की तुलना में कम है, वैसे कम नहीं है ये। तो स्रोत की तुलना में इसका ताप क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्रोत की तुलना में इसका ताप ज़्यादा हुआ तो ऊष्मा का स्थानांतरण तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होना है, तो ऊष्मा स्रोत से इन सब की ओर आनी, न कि यहाँ से आगे की ओर जानी, इसलिए इनका ताप इसकी तुलना में क्या रखा जाएगा, कम रखा जाएगा। और ऊष्माधारिता इसकी कितनी होगी, अनंत होगी। अनंत ऊष्माधारिता का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऊष्माधारिता अनंत होने का मतलब है आप जितनी मर्जी ऊष्मा क्या कर दो, ऊष्मा सिंक को प्रदान कर दो, इसके ताप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा, यानी इसकी ऊष्माधारिता क्या है, अनंत है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इसकी कार्य प्रणाली और इसकी जो दक्षता है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले आपके पास में इसके अंदर क्या होगा, ऊष्मा स्रोत होगा जिसका ताप कितना है, T1 केल्विन है। ये T1 केल्विन में आपके पास में क्या है, ऊष्मा स्रोत है। ये क्या है, ऊष्मा स्रोत है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं और यहां से अपने पहुंच जाते हैं इस जगह। ये आपके पास में यांत्रिक व्यवस्था है, और इस जगह आपके पास में क्या है, T2 केल्विन पर, यहाँ क्या है, T2 केल्विन पर ऊष्मा सिंक है। ये क्या है, ऊष्मा सिंक है, ऊष्मा सिंक है। तो एक आपके पास में ऊष्मा स्रोत है और एक आपके पास में क्या है, ऊष्मा सिंक है। और ये आपके पास में इस जगह जो लगी हुई है वो क्या है, इसकी यांत्रिक व्यवस्था है। ये यांत्रिक व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये यांत्रिक व्यवस्था है, ये स्रोत है, और ये क्या है, सिंक है। यहाँ से देखो, यहाँ से Q1 ऊष्मा ली जाती है, स्रोत से कितनी ऊष्मा ली जाती है, Q1 ऊष्मा ली जाती है, और कितना कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है, और सिंक को कितनी स्थानांतरित कर दी जाती है, Q2 ऊष्मा जो है वो T2 केल्विन ताप पर स्थानांतरित कर दी जाती है। तो कार्य प्रणाली में आप लोग क्या लिखोगे कि ऊष्मा स्रोत से T1 केल्विन ताप पर Q1 ऊष्मा जो है वो कार्यकारी पदार्थ के द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपने पास में आदर्श गैस या वायु वगैरह होती है, और यांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारे पास में एक खोखला सिलेंडर होता है जो क्या करता है, ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, और Q1 ऊष्मा में से W क्या कर लिया जाता है, कार्य कर लिया जाता है, और बची हुई Q2 ऊष्मा जो है वो कहाँ स्थानांतरित कर दी जाती है, वो ऊष्मा जो है वो सिंक को स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये क्या है, इसकी कार्य प्रणाली है, यानी Q1 ऊष्मा ली है, Q2 ऊष्मा क्या की इसने, सिंक को स्थानांतरित किया, और W क्या किया गया है, यहाँ पर कार्य किया गया है। तो ये आ जाती है इसकी कार्य प्रणाली। और अब अपने बात कर लेते हैं इसकी दक्षता की। एक नंबर में दक्षता भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर आपसे, हालांकि दक्षता वगैरह ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये कार्नो वाला पार्ट रहेगा। आपसे कार्नो इंजन की यांत्रिक व्यवस्था, इस उपकरण जो कार्नो इंजन है उसके भाग, या फिर कार्नो इंजन की दक्षता वगैरह जो है वो सब पूछी जा सकते हैं, जो अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले। यहाँ देखो दक्षता का क्या मतलब है। दक्षता को एक तो अपने ईटा से लिख देंगे, ये क्या है, दक्षता है इसकी। ठीक है, दक्षता का सूत्र क्या होगा, दक्षता का सूत्र होता है W/Q1। क्या होता है, W/Q1, यानी उपयोगी कार्य, और भाग में क्या लिख देते हैं, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, या लिख सकते हो ग्रहण की गई ऊष्मा। ठीक है, यानी आप लोग क्या लिख सकते हो, ईटा का फॉर्मूला लिख सकते हो W/Q1। ये जो फॉर्मूला है ये किसको दर्शा रहा है, ये इसकी दक्षता को दर्शा रहा है, ईटा इक्वल W/Q1। अब देखो, अपने बात करनी है इस W की कि ये W कार्य जो है वो कितना है। कार्य की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि Q1 क्या किया इसने, ऊष्मा ली, Q1 में से कार्य कितना किया, Q1 में से इसने W कार्य किया, और ऊष्मा बची कितनी, Q2, यानी Q1 माइनस Q2 जो है वो यहाँ पर क्या है, कार्य है। आई बात समझ में। सामने जो डायग्राम लिखा गया है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, W का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। कैसे कि Q1 ऊष्मा आपको प्राप्त हुई है, Q1 ऊष्मा आपको प्राप्त हुई है, Q2 ऊष्मा इसने क्या किया है, सिंक को दिए, तो कार्य Q1 माइनस Q2 कर देंगे, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा,
कार्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, आप लोग कार्य का मान ये जो आपने ज्ञात किया Q1 माइनस Q2, ये आप लोग क्या कर सकते हो, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से भी, ये उष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी इस कार्य का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए तो ये अपने चक्रीय प्रक्रम के अंदर चलेगा, तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर अगर ये चलेगा तो चक्रीय प्रक्रम में चलने का मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, आएगा नहीं, हट जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। उष्मा में परिवर्तन कितना है, उष्मा में परिवर्तन Q1 माइनस Q2 है, पहले Q1 थी और